स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउट नट पर। बेटा जी हमारा जो चैप्टर है, हमारा अध्याय है मानव जनन, पूर्ण रूप से हमने खत्म कर दिया है। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में, यानी मानव जनन चैप्टर में जो मुख्य प्रश्न है हमारी बुक्स में जो दे रखे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उनके मैं आंसर्स दूंगा आपको। आपने क्या करना है, उन प्रश्नों के जो आंसर्स आपको मिलेंगे, आपके पास जो स्लाइड्स आएंगी उनके आंसर्स को अपनी कॉपी में नोट करना है, पढ़ना है, नोट करना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक तरीका देखना है कि किस तरीके से आंसर्स लिखे जाते हैं, बस। ठीक है, जो बोर्ड में बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। ठीक है, तो प्रश्न होंगे, उसके बाद क्विज होएगा और लास्ट में मैं आपको दूंगा क्या, होमवर्क। ठीक है, चलें आगे। आइए बेटा, यहां पर सबसे पहला प्रश्न जो है, रिक्त स्थान है, आपने पूरे करने हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है कि मानव जो है उसकी उत्पत्ति जो हुई है, मानव जो है अगर उत्पत्ति के आधार पर देखें तो कैसा होता है, उसमें जनन कैसा होता है, अलैंगिक के लैंगिक? सोचिए, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। हमारे अंदर मनुष्यों में कौन सा जनन होता है, लैंगिक के अलैंगिक? बहुत सिंपल सा आंसर है, आई होप सभी जानते हैं क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। किसमें, मनुष्यों में। देखा, सिंपल से सवाल है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, दूसरा प्रश्न बेटा जी यहां पर, मानव है, कैसा है मानव, जरा सोच समझ कर मुझे बताएं। अंड प्रजक है, सजीव प्रजक है, या अंड जरायुज है? सोचिए, मानव जो है क्या वो अंडे देता है, क्या वो बच्चों को जन्म देते हैं, या वो, अभी इस शब्द को भी मैं आपको बताऊंगा, पहले ये सोचिए, अंड प्रजक और सजीव प्रजक, इन्हीं दो में से ही आंसर है। आप जानते हैं क्या है मानव, सजीव प्रजक है। ठीक है, यानी किसको जन्म देते हैं, अंडों को जन्म नहीं देते, किसको, शिशु को जन्म देते हैं, सजीव प्रजक है। अब देखिए यहां पर ये वर्ड तो समझ में आता है, अंड प्रजक जो अंडों को जन्म देंगे, सजीव प्रजक जो शिशु को जन्म देंगे। अंड प्रजक का मतलब जो शरीर से बाहर अपने बच्चे को एक अंडे के खोल में रख देते हैं, जहां पर वो बच्चा, वो शिशु, वो भ्रूण विकास करता है, उसको हम बोलते हैं अंड प्रजक। जबकि सजीव प्रजक जिसके शरीर में ही क्या होता है, उस शिशु का विकास होता है। ठीक है, अब अंड जरायुज का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। वे जीव जिनके शरीर में निषेचन आंतरिक हुआ, ध्यान से सुनना, निषेचन आंतरिक हुआ, युग्मनज अंदर ही बना, लेकिन अंदर उसका विकास, भ्रूण जो बनेगा ना अंदर शरीर के अंदर, उसका विकास कहां होगा, एक अंडे के अंदर। समझे क्या, कि जो शिशु है उसका विकास शरीर के अंदर किसमें होएगा, एक अंडे में होएगा, और वो अंडा अंदर ही टूट जाएगा और बाहर जब आएगा तो वो शिशु के रूप में आएगा। यानी ऐसे जीव जिनमें अंड प्रजक वाली भी खासियत है और सजीव प्रजक वाली भी खासियत है, यानी ये जीव ऐसा लगेगा कि ये सजीव प्रजक है, क्योंकि जन्म किसका हो रहा है, सजीव का, अंडे का नहीं हो रहा। लेकिन शरीर के अंदर क्या होंगे, अंडे होंगे, विकास जो होगा शरीर के अंदर वो एक अंडे के अंदर होएगा। तो ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं, अंड जरायुज बोलते हैं। अब इसका उदाहरण आप पूछेंगे सर क्या होता है, मुख्यतः याद रखना सांप, ज्यादातर सांप जो होते हैं ना, स्नेक, वो कैसे होते हैं, अंड जरायुज। जैसे आपने नाम सुना होगा वाइपर, बहुत ही खतरनाक सांप होता है। ठीक है, याद रखना कैसा होता है, अंड जरायुज होता है। सिंपल, चलें आगे। ये हमारे सिंपल से दो प्रश्न थे रिक्त स्थान वाले। आइए और देखते हैं बेटा जी यहां पर। नेक्स्ट अगला है, मानव में निषेचन कैसा होता है, जल्दी से फटाफट आंसर लगाइए। बाह्य के आंतरिक, बहुत सिंपल सा, कैसा होता है, बाह्य के आंतरिक। आप सीधा बोलेंगे सर आंतरिक होता है, निषेचन शरीर के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बेटा जी यहां पर, नर एवं मादा युग्मक जो होते हैं कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं कि द्विगुणित होते हैं? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। नर और जो मादा युग्मक होते हैं वो कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं कि द्विगुणित होते हैं? सीधा सा बात है, युग्मक हमेशा कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। याद रखना, युग्मक हमेशा कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, द्विगुणित नहीं होते हैं युग्मक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बेटा, युग्मनज कैसा होता है? अब जरा सोचिए, दो युग्मक जब जुड़ते हैं तो युग्मनज बनता है, और दोनों युग्मक अगर अगुणित है तो युग्मनज कैसा होएगा, सीधा सा द्विगुणित होएगा। सिंपल सा था। नेक्स्ट, एक परिपक्व पुटक से अंडाणु यानी ओवम के मोचित होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? याद करिए, ग्रेफियन पुटक था,
ग्राफीन पुट्टिका से जो अंडाणु या द्वितीय अंडक जो निकल रहा था, उसके निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सोचिए, सिंपल, अंडोत्सर्ग। क्या कहलाती है बेटा जी? अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन। ये भी सिंपल सा था। चलिए नेक्स्ट, अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है? कौन सा हार्मोन होता है जो अंडोत्सर्ग कराता है? याद करिए, ग्राफीन पुट्टिका को किसने तोड़ा था? याद आ रहा है? जिसने तोड़ा उसने अंडोत्सर्ग कराया। याद करिए, किसने किया था? LH ने, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो था वो क्या करा रहा था? अंडोत्सर्ग करा रहा था। याद है? भूले तो नहीं है? नेक्स्ट बेटा जी, नर एवं मादा युग्मक के संलयन, जब नर और मादा युग्मक का संलयन होता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों के संलयन की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सीधी सी बात है, क्या? फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। तो याद रखना, क्या बोलते हैं? निषेचन। ठीक है, ये हमारे सिंपल से कुछ प्रश्न थे, आई होप ये समझ में आए होंगे। चलिए आगे चलते हैं बेटा जी। अब नेक्स्ट है, अभी रिक्त स्थान है, निषेचन कहाँ संपन्न होता है? सोचिए, हमारे अंदर मनुष्यों की बात करें, निषेचन कहां पर होता है? आप बोलेंगे सर गर्भाशय में, मैं बोलूंगा नहीं। कहां पर? अंडवाहिनी में, फैलोपियन नलिका में। याद आ रहा है? अब फैलोपियन नलिका में भी कुछ भाग थे, समीपस्थ संकीर्ण भाग था, तुम्बिका था। याद आ रहा है आपको? तो जरा सोचिए कहां पर हुआ था, मैंने आपको बताया था, भूल मत जाना। कहां पर? तुम्बिका भाग में। किसके? अंडवाहिनी के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंडवाहिनी नली के तुम्बिका में संपन्न होता है क्या? निषेचन। भूलना मत। ठीक है, नेक्स्ट, युग्मनज विभक्त होकर यानी युग्मनज विभाजित होकर डैश की रचना करता है। किसकी रचना करता है? जो गर्भाशय में, आगे पूरा प्रश्न पढ़िए, एक ऐसी संरचना का निर्माण करता है युग्मनज जो गर्भाशय में रोपित हो जाता है। अब याद करिए, युग्मनज से कोरक खंड बने थे, 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 बना था। फिर एक संरचना बनी थी जो जाकर चिपक गई थी। किससे चिपक गई थी? गर्भाशय की अंदरूनी भित्ति से। क्या नाम था उसका? क्या? कोरक पुट्टी, ब्लास्टोसिस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ब्लास्टोसिस्ट, कोरक पुट्टी। ये वो संरचना थी जो युग्मनज से बनी थी विभाजन के बाद या विदलन के बाद, जिससे फाइनली क्या हुआ था? जो जाकर चिपक गई थी किससे? गर्भाशय की भित्ति से। ठीक है, तो ये बेटा जी हमारे प्रश्न थे। कौन से? ये हमारे थे कौन से? रिक्त स्थान वाले प्रश्न। अब थोड़े से बड़े प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रश्न आ रहा है, पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाना है। अब देखिए, आप सभी के पास बुक्स हैं, आप सभी ने प्रैक्टिस करनी है, आप सभी ने डायग्राम्स बनाने हैं, क्योंकि बायो में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने ज्यादा आप डायग्राम्स बनाएंगे अपने पेपर में, उतनी ही अच्छी बात रहेगी। ठीक है, तो आपने कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाना है। किसका? पुरुष जनन तंत्र का। सिंपल, और कुछ नहीं, सिंपल ये डायग्राम इस तरीके से बनाना है। ठीक है, ऐसे ही अगला प्रश्न बेटा, स्त्री जनन तंत्र का आपने एक चित्र बनाना है। तो ये स्त्री जनन तंत्र है, इसका आपने इस प्रकार एक चित्र बनाना है। प्रैक्टिस करते रहिए, बनाते रहिए, इन डायग्राम्स को बनाइए, फायदा मिलेगा। ठीक है, आइए बेटा नेक्स्ट, चौथा प्रश्न है, वृषण तथा अंडाशय के बारे में 2 प्रमुख कार्य बताने हैं। वृषण के 2 प्रमुख कार्य, अंडाशय के। वृषण की अगर मैं बात करूं तो वृषण में जरा सोच समझकर मुझे बताएं, कार्य क्या था वृषण का? शुक्राणुओं का निर्माण था ना, और क्या था? याद करिए, टेस्टोस्टेरोन पुंजन, एंड्रोजन हार्मोन बना था जो द्वितीय लैंगिक लक्षण उत्पन्न कर रहा था। किसमें? नर में। भूले तो नहीं है? सिंपल, 2 कार्य हो गए हमारे किसके? वृषण के। इसी प्रकार अंडाशय, अंडाशय का कार्य क्या था? अंडाणु बनाना और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण करना, जो आर्तव चक्र को नियंत्रित करते हैं। होता है या नहीं होता? सीधा सा है बेटा। तो वृषण के 2 कार्य, चलिए 3 कार्य यहां पर बता दिए हैं, वही जो मैंने आपको बताए हैं। क्या? कहीं ना कहीं शुक्राणुओं का निर्माण करेगा, सर्टोली कोशिकाएं पोषण देंगी, अंतराली कोशिकाएं जो हैं, याद करिए, LH निकाला, LH ने प्रेरित किया था, इन्होंने टेस्टोस्टेरोन निकाला था, जो द्वितीय लैंगिक लक्षणों का क्या करता है? निर्माण करता है। सिंपल, वृषण के कार्य। इसी प्रकार बेटा जी हमारे अंडाशय के कार्य, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है, एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है, जो आर्तव चक्र को नियंत्रित कर रहे थे। ठीक है, याद आ रहा है? प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से बना था, एस्ट्रोजन आपका ग्राफीन पुट्टिका से बना था। उसी प्रकार अंडाणु कार्य है, मुख्य कार्य किसका? अंडाशय का। बताएं, ये इस तरीके से देखिए, हमने मीनिंग समझा, हमें मीनिंग समझ में आ गया। अब लिखना कैसे है वो मैंने आपको आंसर्स दिए हैं,
आपने इन आंसर्स को पढ़ना है और फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जी, शुक्रजनक नलिका की संरचना का वर्णन करना है। अब याद करिए, शुक्रजनक नलिका याद आ रहा है आपको? वृषण था जिसमें 250 से 300 पालिकाएं थी, प्रत्येक पालिका में 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं थी। शुक्रजनक नलिका जो थी वो बाहर से 2 स्तरों से स्तरित थी, एक ट्यूनिका प्रोप्रिया, अंदर की तरफ जनन उपकला। जनन उपकला में 2 प्रकार की कोशिका, आधारीय सर्टोली कोशिका और नर जर्म कोशिका। जर्म कोशिकाएं जो होती हैं वो शुक्राणु बनाती हैं। ये शुक्राणु जो होते हैं फिर ये पोषण लेते हैं किससे? सर्टोली कोशिका से। उसी प्रकार 2 शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में मिलती अंतराली कोशिका या लेडिक कोशिका जो टेस्टोस्टेरोन निकालती है जब उन्हें एलएच प्रेरित करता है। याद आ रहा है? बस वही सारी चीजें हैं, बिल्कुल वही सारी चीजें हैं। उन्हीं सारी चीजों को यहाँ पर इस तरीके से आंसर्स के रूप में लिखा हुआ है। बिल्कुल वही का वही है जो हमने पढ़ा है, बस वही चीजें यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर भी, इस पेज पर भी देखिए यहाँ पर दे रखा है ट्यूनिका प्रोप्रिया, याद आ रहा है? सबसे बाहरी परत थी। उसके बाद जनन एपिथेलियम, जर्म उपकला, उस जर्म उपकला में सर्टोली कोशिकाएं थी, ठीक है, और जर्म कोशिकाएं थी। जर्म कोशिका ने शुक्राणु बनाया, शुक्राणुओं ने सर्टोली कोशिकाओं से पोषण ले लिया, खत्म। ठीक है, फिर वो शुक्राणु इन शुक्रजनक नलिका से बाहर आएंगे, शुक्रवाहिका में आएंगे, अधिवृषण में आएंगे, शुक्रवाहक में आएंगे। बस इस तरीके से ये सारी चीजें दे रखी हैं। एक डायग्राम और आपको बनाना पड़ेगा, ये भी जरूरी है। जब भी प्रश्न आए ना तो कोशिश करिए हर प्रश्न, अब ऐसा नहीं है कि हर प्रश्न में ही आप डायग्राम बनाने हैं, जहां लगेगा, जहां लगता है कि डायग्राम बनाने की जरूरत है वहां पर जरूर बनाना है। इस प्रश्न में बनाने की जरूरत है, दिखाना है क्या ये शुक्रजनक नलिकाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जी, शुक्राणु जनन क्या है? संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करें। अब देखिए आपको याद आ रहा होगा शुक्र जनन क्या था? शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया का नाम क्या था? शुक्र जनन, जो दो भागों में या 2 चरणों में संपन्न हुई थी। पहले शुक्राणु प्रसूजनन और फिर शुक्राणु जनन, है ना? अब शुक्राणु प्रसूजनन में हमने क्या किया था? जो जर्म कोशिकाएं थी, याद करिए, शुक्रजनक नलिका के अंदर जो जर्म कोशिकाएं थी उनमें हमने कहीं ना कहीं क्या किया था? विभाजन किया, फिर वृद्धि करी, फिर परिपक्वन किया, फाइनली क्या बने थे? शुक्राणु प्रसू यानी स्पर्मेटेड। ठीक है, फिर वो जो शुक्राणु प्रसू जो थे उनमें कायांतरण हुआ, उनकी संरचना में बदलाव हुआ। ठीक है, कुछ संरचना, कुछ धागे रूपी संरचना का निर्माण हुआ जिसे हमने क्या बोला? शुक्राणु बोला। तो वही सारी चीजें हैं यहाँ पर कि सबसे पहले आप क्या करेंगे? स्पर्मेटेड यानी शुक्राणु प्रसू का निर्माण करेंगे। 3 अवस्थाओं में होएगा, पहले गुणन होएगा, फिर वृद्धि होएगी, फिर परिपक्वन होएगा। गुणन में क्या था? जर्म कोशिका जो थी उसने क्या बनाया था? याद करिएगा, स्पर्मेटोगोनिया, शुक्राणु जन कोशिका। शुक्राणु जन कोशिका स्पर्मेटोगोनिया ने वृद्धि करी, क्या बनाया बेटा? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। फिर प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में परिपक्वन हुआ जिसमें सबसे पहले अर्धसूत्री प्रथम हुआ। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से द्वितीय शुक्राणु कोशिका बनी। फिर द्वितीय शुक्राणु कोशिका में क्या हुआ था आपका? याद करिए, द्वितीय शुक्राणु कोशिका जो थी उसमें हुआ आपका क्या? अर्धसूत्री सेकंड हुआ ना। अब जब अर्धसूत्री सेकंड होएगा, सोचिए अर्धसूत्री सेकंड होएगा तो जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से द्वितीय शुक्राणु कोशिका बनी थी वो द्वितीय शुक्राणु कोशिका किसमें बदल जाएंगी? शुक्राणु प्रसू कोशिका में। तो इस प्रकार शुक्राणु प्रसू यानी स्पर्मेटेड का निर्माण किया था। यह था शुक्राणु प्रसू जनन। क्वेश्चन में पूछा था शुक्राणु जनन क्या है? तो शुक्राणु जनन वास्तव में शुक्राणु प्रसू का जो कायांतरण हुआ था उसे हमने बोला था शुक्राणु जनन, स्पर्मियोजेनेसिस। याद आ रहा है? जिसमें कहीं ना कहीं बदलाव हुआ था, केंद्रक आगे आ गया था, लैन का लाइसोसोम क्या कहला रहा था? एक्रोसोम, पित्तपिंड कहला रहा था। सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया मध्य खंड में एक अक्षीय तंतु के चारों तरफ लिपट गए थे, एक पूंछ का निर्माण हुआ था। तो ये सारा कायांतरण जो हुआ था, संरचना में बदलाव हुआ था, यही क्या कहला रहा है? शुक्राणु जनन। लेकिन शुक्राणु जनन बताने से पहले ये भी तो बताना जरूरी है ना। ठीक है, तो बस यही चीज आपको समझाई गई है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जी, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोन का नाम बताइए। यानी आपने वो हार्मोन बताने हैं जो शुक्राणु जनन
या शुक्र जनन प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। अब जरा सोचिए, यहां पर बेटर ये रहता कि प्रश्न आता शुक्र जनन, लेकिन क्या करें, बुक्स में ये दे रखा है शुक्राणु जनन। शुक्र जनन में कौन कौन से हार्मोन सम्मिलित थे? तो याद करिए, हाइपोथैलेमस से क्या निकला था? जीएनआरएच। जीएनआरएच ने पीयूष ग्रंथि से क्या निकलवाया? एलएच और एफएसएच। एलएच और एफएसएच में से एलएच ने क्या कराया था? लेडिग कोशिका को प्रेरित करके टेस्टोस्टेरोन, याद आ रहा है। और एफएसएच ने प्रेरित किया था किसको? सर्टोली कोशिकाओं को पोषण देने के लिए, था ना। तो ये सारे हार्मोन दे रखे हैं बेटा जी आपके, ठीक है। जीएनआरएच, एलएच, एफएसएच, एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन, सिंपल सा था। नेक्स्ट बेटा, शुक्र जनन एवं वीर्य सेचन की परिभाषा दीजिए। देखिए शुक्र जनन क्या था? शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहला रही है? शुक्र जनन, जो 2 चरणों में हो रही है, जो अभी हमने देखा। पहले शुक्राणु प्रसू जनन और फिर शुक्राणु प्रसू का कायांतरण हुआ, जिसे हमने शुक्राणु जनन बोला। वीर्य सेचन क्या था? याद करिए, वीर्य सेचन या स्पर्मिएशन का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था यहां पर स्पर्मिएशन का मतलब क्या है, वीर्य सेचन का मतलब क्या था? जब जो शुक्राणु जो शुक्र जनक नलिका में बनते हैं, जब वो उससे बाहर निकलते हैं, तो वो क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन। भूल मत जाना, क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन, ठीक है। अब मैंने आपको याद करिए बताया था, कुछ गड़बड़ियां दे रखी है हमारी बुक्स में। स्पर्मिएशन वर्ड का मीनिंग जो होता है वो वास्तव में वीर्य सेचन ही होता है। वीर्य सेचन का मतलब क्या होता है? जब एक नर अपने वीर्य को मादा योनि में स्थानांतरित कर देता है तो वो वीर्य सेचन होता है, ठीक है। स्पर्मिएशन जो होता है वो क्या था बेटा जी? याद करिए, शुक्राणुओं का निकलना। किससे? किससे? शुक्र जनक नलिकाओं से। अब वही चीज बेटा जी यहां पर आंसर में भी दे रखी है। क्या? देखिए, शुक्र जनक नलिकाओं से शुक्राणुओं के मोचित होने की प्रक्रिया क्या कहला रही है? स्पर्मिएशन, नॉट वीर्य सेचन। अब क्या करें, बुक्स में कहीं गड़बड़ी है तो है, कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहां पर वीर्य सेचन ना याद करते हुए क्या लिखना है? स्पर्मिएशन याद रखना है, ठीक है। भूलना मत इस चीज को। नेक्स्ट, शुक्राणु का एक नामांकित आरेख बनाना है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं शुक्राणु जो होता है उसमें शीर्ष होता है, उसमें ग्रीवा होती है, मध्य खंड होता है, पूंछ होती है। शीर्ष में क्या होता है आप जानते हैं? पीतपिंड होता है और केंद्रक होता है। ग्रीवा में क्या होता है? तारक केंद्र होते हैं, एक समीपस्थ एक दूरस्थ। दूरस्थ से क्या बनता है? अक्षीय तंतु बनता है, जो पूंछ से होते हुए बाहर तक निकल गया है। मध्य कंठ में उसी अक्षीय तंतु के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहे हैं। ये सिंपल सी संरचना है किसकी? शुक्राणु। बताएं, सिंपल है ना। नेक्स्ट, शुक्रिय प्लाज्मा या शुक्रिय प्रद्रव्य सेमिनल प्लाज्मा के प्रमुख संगठक क्या है? सोचिए, शुक्रिय प्लाज्मा जो था वो किसने निकाला? याद करिए, 3 ग्रंथियां थी मुख्य रूप से। कौन कौन सी थी? शुक्राशय, पुरोस्थ यानी प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल या काउपर, थी ना। इन्होंने क्या निकाला था बेटा जी? एक प्लाज्मा, एक द्रव्य, जिसे हमने शुक्रिय प्लाज्मा या शुक्रिय प्रद्रव्य बोला था, जिसमें शुक्राणु जब आ जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? वीर्य, है ना। अब ये द्रव्य इन 3 ग्रंथियों ने तो निकाल दिया। अब इस द्रव्य में क्या क्या मिल रहा था याद करिए, भूले तो नहीं है। क्या क्या मिल रहा था? कैल्शियम मिल रहा था और आपका फ्रक्टोज मिल रहा था, सारी चीजें मिल रही थी ना। एंजाइम मिल रहे थे, है ना, चिकनाहट के लिए पदार्थ मिल रहे थे। ये सब कुछ मिल रहा था किसमें? शुक्रिय प्लाज्मा में या शुक्रिय प्रद्रव्य में। फ्रक्टोज है, कैल्शियम है, एंजाइम है, सब कुछ है। किसने निकाला बेटा? इन ग्रंथियों ने निकाला था। भूलना मत, किसने? इन ग्रंथियों ने निकाला था, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, पुरुष की सहायक नलिकाओं एवं ग्रंथियों के प्रमुख कार्य क्या है? अब देखिए, यहां पर 2 चीजें पूछी गई, एक है सहायक नलिकाओं के और एक है सहायक ग्रंथियों के। क्या कार्य? देखिए, नलिकाओं का कार्य क्या था? नलिकाएं क्या कार्य कर रही थी? लेकर आ रही थी किसको? शुक्राणुओं को। भूले तो नहीं है। जबकि ग्रंथियां क्या कर रही थी? द्रव्य निकाल रही थी। उस द्रव्य में वो शुक्राणु पोषण ले रहे थे और गतिशीलता दिखा रहे थे। सिंपल, यही तो कार्य था और थोड़ा ना था कुछ। भाई, नलिकाएं क्या लेकर आ रही थी? याद करिए, अधिवृषण, शुक्र वाहिका और आपका क्या था आपका? वृषण जाल। सबसे पहले वृषण जाल, फिर शुक्र वाहिका, फिर अधिवृषण, फिर शुक्र वाहक। क्या लेकर आ रहे थे? शुक्राणु। यानी नलिकाओं का कार्य क्या था? सहायक नलिकाओं को लेकर आना। किसको? शुक्राणुओं को। और लाकर किसके साथ, किसमें डाल देना? एक द्रव्य में डाल देना। वो द्रव्य किसने निकाला था? इन्होंने, इन ग्रंथियों ने।
ग्रंथियां मैंने अभी भी आपको बताई, खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यही चीज यहां पर दे रखी है बेटा कि भैया ये नलिकाएं जो हैं शुक्राणुओं को लेकर आ रही हैं, ठीक है, उनको स्टोर भी करती है। याद करिए अधिवृषण जो था उसने संग्रहित भी किया था किसको, शुक्राणु को, तो संग्रह भी कर रही हैं, लेकर भी आ रही हैं। और भैया ग्रंथियां जो हैं वो चिपचिपा बना रही हैं, वो पोषण प्रदान कर रही हैं, वो सक्रिय कर रही हैं, वो गतिशीलता दे रही हैं। याद आ रहा फ्रक्टोज ने पोषण दिया था या नहीं दिया था, भूले तो नहीं है, बस वही चीज यहां पर दे रखी। सब कुछ पड़ा हुआ है, बस याद दिलाना है और कैसे लिखना है वो बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, अंडजनन क्या है आप जानते हैं। अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहला रही है, अंडजनन। अंडजनन की व्याख्या करनी। अब देखिए अंडजनन भी 3 चरणों में हो रहा था। पहले क्या हो रहा था याद करिए, गुणन, फिर वृद्धि, फिर परिपक्वन। भूले तो नहीं है, पहले क्या होएगा भैया यहाँ पर, गुणन जिसको हम प्रोलिफरेशन बोल रहे हैं, फिर वृद्धि होएगा ना, याद आ रहा है, मादा जर्म कोशिका से अंडजन कोशिका बनी थी, याद आ रहा है, जर्म कोशिका से अंडजन कोशिका बनी थी, ऊगोनिया, ठीक है। फिर वो ऊगोनिया ने वृद्धि करी थी और क्या बनाया था बेटा जी, प्राथमिक अंडक, याद आ रहा है, प्राइमरी oocyte वृद्धि के बाद। फिर उसके बाद क्या हुआ था भैया, सीधी सी बात है, परिपक्वन हुआ होगा। वो जो प्राथमिक अंडक जो था उसमें विभाजन हुआ अर्धसूत्री प्रथम, जिससे 2 असामान्य कोशिका बनी, एक द्वितीय अंडक और एक प्रथम ध्रुवीय काय। प्रथम ध्रुवीय काय नष्ट हो गई। फिर वो जो द्वितीय अंडक जो था उसमें फिर अर्धसूत्री सेकंड हुआ, क्या बना, अंडाणु और द्वितीय ध्रुवीय काय। द्वितीय ध्रुवीय काय नष्ट हो गया, क्या रह गया, अंडाणु रह गया। ये सिंपल सी प्रक्रिया है, खत्म। बस इनकी लाइनिंग्स आपने पढ़नी है, जो यहां पर ये सारी लाइनें दे रखी है इनको आपने पढ़ना है, इनको देखना है और रिवाइज करना है, जो हमने पिछले चैप्टर में, मतलब इसी चैप्टर में जो पढ़ा है पूरा का पूरा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का एक नामांकित चित्र बनाना है। सिर्फ चित्र बनाना है, किसका, अंडाशय का चित्र बनाना है और कुछ नहीं। इस प्रकार से आपने चित्र बनाना है जो हमारी बुक्स में दे रखा है, ठीक है। रुधिर वाहिकाएं, प्राथमिक पुटक, तृतीय पुटक, ग्राफी पुटक, अंडाणु, पीतपिंड, ये सब कुछ दिखाना है बेटा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, रोज कम से कम एक डायग्राम रोज बनाना है। रोज कोशिश करें, थकना नहीं है, रोज एक डायग्राम जरूर बनाना है बायो का। जब कुछ भी करने को ना होना, जब मन कर रहा है खेल कूद लेते हैं तो खेल कूद बंद रखिएगा, है ना, जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, साल हैं ये, ठीक है। तो कृपया करके जब मन ना लगे पढ़ाई करने का, कुछ भी मन नहीं कर रहा है, तो उस टाइम डायग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस कर लिया करो, ठीक है। चल 14th प्रश्न है बेटा, ग्राफी पुट्टिका का एक नामांकित आरेख बनाना है। अब ग्राफियन पुट्टिका का बनाना है। ग्राफियन पुट्टिका का इस तरीके से आप आरेख बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इनके कार्य बताने हैं, पीतपिंड के, कॉर्पस ल्यूटियम के, गर्भाशय की अंत्यस्तर के, अग्रपिंडक के, शुक्राणु पूंछ के और झालर के। अब पीतपिंड, कॉर्पस ल्यूटियम का कार्य क्या था, याद करिए। कॉर्पस ल्यूटियम क्या थी, जब ग्राफियन पुट्टिका टूटी थी तो क्या रह गया था, पीतपिंड रह गया था। मैंने शायद अभी पीतपिंड बोल दिया था, शुक्राणु में पीतपिंड नहीं था, क्या था, अग्रपिंडक था, सॉरी गलती हो गई थी, ठीक है। क्या था वो, अग्रपिंडक था। पीतपिंड कौन है बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम है, जो क्या स्त्रावित कर रहा था, कौन सा हार्मोन, याद करिए, प्रोजेस्टेरॉन। जब पीतपिंड को, कॉर्पस ल्यूटियम को कौन प्रेरित कर रहा था, LH, ठीक है। आइए देख लेते हैं, पीतपिंड यही लिखा हुआ, यही लिखा हुआ है, क्या स्त्रावित कर रहा था बेटा, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। दूसरा प्रश्न था बेटा, गर्भाशय की अंत्यस्तर, गर्भाशय की अंत्यस्तर। अब देखिए गर्भाशय की जो अंत्यस्तर जो थी बहुत ही संवहनीय थी। मासिक चक्र में या आर्तव चक्र में क्या हो रहा था, टूट रही थी, फिर वापस से बन रही थी, और उसी एंडोमेट्रियम पर, अंत्यस्तर पर कहीं ना कहीं भ्रूण आकर चिपकता भी है, ठीक है। तो आर्तव चक्र में भी सम्मिलित है ना, सहगर्भता में भी सम्मिलित है, कौन, आपकी अंत्य गर्भाशय भित्ति। यही चीज यहां पर लिखी हुई है, ठीक है, सिंपल सा था। नेक्स्ट, तीसरा था बेटा जी हमारा अग्रपिंडक, एक्रोसोम। क्या था याद करिए, शुक्राणु के बिल्कुल शीर्ष में क्या मिल रहा था, एक्रोसोम।
अग्रपिंडक, जिसमें क्या मिल रहे थे? पाचनीय एंजाइम। जब शुक्राणु अंडाणु को भेदता है तो वो एंजाइम अंडाणुओं की भित्ति में छिद्र पैदा करते हैं, उसको तोड़ते हैं। ये है अग्रपिंडक। ठीक है, नेक्स्ट, शुक्राणु की पूंछ सिंपल सा कार्य है क्या? शुक्राणुओं को गति दे रही थी, तैरने में सहायता कर रही थी। ठीक है, एक कशाभिका की तरह कार्य कर रही है, ये भी जरूर याद रखना। ये जो पूंछ जो होती है ये एक कशाभिका की तरह कार्य करती है, तैरने में, चलायमान क्षमता प्रदान करती है किसको? शुक्राणु को। आखिरी, झालर, फिम्बरी, याद करिए अंडवाहिनी का वो भाग जो अंडाशय के पास था, इस तरीके से। ठीक है, जब अंडाशय से अंडोत्सर्ग होता है यानी द्वितीय अंडक जब निकलता है तो उसको पकड़ने का कार्य कौन कर रही थी? झालर यानी फिम्बरी। वही चीज यहां दे रखी है, अंडोत्सर्ग के समय अंडाशय से निकलने वाले अंडाणु के संग्रह में सहायता करती है कौन बेटा जी? झालर। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट बेटा 16वां प्रश्न, आपने सही और गलत बताना है, यहीं के यहीं सही और गलत बताना है। देखिए पहला है, एंड्रोजन या पुंजन या टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन सर्टोली कोशिका करती है क्या? सोचिए, क्या सर्टोली कोशिका ने उत्पन्न किया था क्या एंड्रोजन? नहीं, अंतराली कोशिका ने किया था। तो भैया ये हो गया गलत। ठीक है, दूसरा, शुक्राणु को सर्टोली कोशिकाओं से पोषण प्राप्त होता है। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। शुक्राणु को सर्टोली कोशिका क्या प्रदान करती है? पोषण। लेडिग कोशिकाएं अंडाशय में पाई जाती हैं, लेडिग कोशिकाएं अंडाशय में पाई जाती है। नहीं भैया, वृषण में मिलती है। गलत। ठीक है, चौथा, लेडिग कोशिकाएं पुंजन हार्मोन का संश्लेषण करती हैं। हाँ बिल्कुल सही है, लेडिग कोशिकाएं क्या क्या करती हैं? पुंजन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करती हैं। हाँ ये बिल्कुल सही है। अंड जनन पीतपिंड में संपन्न होता है। अंड जनन जो है वो पीतपिंड में संपन्न होता है। क्या अंड जनन, सोचिए, अंड जनन पीतपिंड में संपन्न होता है, कॉर्पस ल्यूटियम में संपन्न होता है? नहीं, अंड जनन तो उसके बाहर, पीतपिंड जब बनी थी उसके बाहर जब निकल गया था तो अंडाणु का निर्माण तो बाहर हो रहा था। तो ये गलत हो गया, गलत बेटा जी। सहगर्भता के दौरान आर्तव चक्र जो होते हैं बंद होते हैं। हाँ बिल्कुल बंद होते हैं, बिल्कुल सही है। सहगर्भता के दौरान आर्तव चक्र क्या होते हैं? बंद होते हैं। ठीक है, योनि छद्म हाइमन जो थी, याद आ रहा है, एक पतला सा आवरण था जो योनि द्वार पर मिल रहा था, कि उपस्थिति या अनुपस्थिति, या तो उपस्थिति या अनुपस्थिति, कौरमार्य यानी वर्जिनिटी या यौन अनुभव का विश्वसनीय संकेत नहीं है। हाँ बिल्कुल, घुड़सवारी करने से, भागने से, साइकिलिंग करने से हो सकता है कि वो योनि छद्म टूट जाए, जरूरी नहीं है कि वो संभोग प्रक्रिया में ही टूटे। ठीक है, तो क्या हाइमन या योनि छद्म की उपस्थिति होना या नहीं होना, क्या वो यौन संबंध का संकेत देती है क्या? नहीं देती है। हाँ बिल्कुल सही है, नहीं देती है, सही बताया था मैंने आपको। ठीक है, ये सिंपल से आपके सही और गलत। चलें आगे। नेक्स्ट बेटा, ये आंसर यहां पर भी दे रखे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये आंसर यहां पर भी दे रखे हैं, चाहे तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए, आर्तव चक्र क्या है? आर्तव चक्र का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं? आप अच्छे तरीके से जानते हैं। आर्तव चक्र या मासिक चक्र या रजोधर्म चक्र जो होता है, ये महिलाओं का एक लैंगिक चक्र होता है, महिलाओं में मिलने वाला एक लैंगिक चक्र होता है, 28 दिन का होता है ना। अब इसमें 4 काल होते हैं, आपको शायद वो काल याद नहीं होंगे तो याद करना 4 काल कौन कौन से थे। ठीक है, सबसे पहले आर्तव अवस्था, फिर याद करिए कौन सी थी? परिपक्वन अवस्था, फिर याद करिए अंडोत्सर्ग अवस्था, फिर स्त्रावी अवस्था, इस तरीके से अवस्थाएं थी। ठीक है, और इस अवस्था में क्या हो रहा है? अंडाणु या अंडाणु बनाने वाली द्वितीय अंडक कोशिका बाहर आ रही है, किससे? अंडाशय से। किसमें? आर्तव चक्र में। सिंपल सा था, है ना। और कौन नियंत्रित कर रहा था? आपके हार्मोन कौन से? LH और FSH जो पीयूष ग्रंथि से निकले थे। यही आंसर यहां पर दे रखा है, कौन? LH और FSH नियंत्रित कर रहे थे। हाँ, LH जो है वो प्रोजेस्टेरोन बनवा रहा था, FSH एस्ट्रोजन बनवा रहा था। ठीक है, ये सारी चीज यहां पर दे रखी है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, प्रसव क्या है? मैंने आपको बताया था, सहगर्भता या गर्भकाल का अंतिम समय जिसमें शिशु जो है वो शरीर से बाहर आ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन या प्रसव।
अब प्रसव को कराने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा था, याद करिए। कौन सा हार्मोन था, पीयूष ग्रंथि से निकला था, क्या, ऑक्सीटोसिन। ये सब कुछ यहां पर दे रखा है। ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या करा रहा है, प्रसव करा रहा है। प्रसव का मीनिंग यहां पर बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, हमारे समाज में पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं है। हिसाब से किसको देना चाहिए, नर को देना चाहिए, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं एक नर में 46 गुणसूत्र में से लैंगिक गुणसूत्र कौन से होते हैं, एक एक्स और एक वाई, जबकि मादा में दोनों एक्स एक्स है ना। अब मादा से जो अंडाणु बनेंगे सभी अंडाणुओं के अंदर एक्स 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 गुणसूत्र आएंगे, लेकिन नर से जो शुक्राणु बनेंगे उसमें से 50% में एक्स होगा और 50% में वाई होगा। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है। अब नर क्या वो शुक्राणु जिसमें एक्स गुणसूत्र था अगर अंडाणु से जाकर संलयन करेगा तो सीधी सी बात है लड़की पैदा होगी एक्स एक्स, और अगर वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु जाकर संलयन करेगा अंडाणु से तो लड़का होएगा। तो यहां पर निर्धारित किसने किया, नर ने किया, मादा ने थोड़ी ना किया। लेकिन फिर भी भारत में दोष किसको दिया जाता है, माताओं को, जो सरासर गलत है, ठीक है। तो वही चीज यहां पर समझा रखी है कि एक नर जो होता है उससे 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, लेकिन मादा से एक ही प्रकार का बनता है जिसमें एक्स होगा, ठीक है। 50% शुक्राणु में वाई गुणसूत्र होंगे, 50 में एक्स गुणसूत्र होंगे, ठीक है। लेकिन सारे 100% अंडाणुओं में एक्स ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक माह में मानव अंडाशय से कितने अंडे मोचित होते हैं? अब इस प्रश्न को तो ना थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। देखिए लिखा हुआ है 1 महीने में मानव अंडाशय से कितने अंडे निकलते हैं। सीधी सी बात है, एक निकलेगा, एक ही तो निकलता है। आर्तव चक्र, अगर सामान्य महिला की बात करें, आर्तव चक्र जब होता है 1 महीने का, उसमें कितने अंडाशय से कितने अंडाणु निकलते हैं, एक ही तो निकलता है। चल, अब इसके बाद का जो प्रश्न है ना, हालांकि वो इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है, फिर भी मुझे आपको समझाना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, यदि माता ने समरूप जुड़वा बच्चों को जन्म दिया हो तो आप क्या सोचते हैं कि कितने अंडे मोचित होंगे? अब ये जब समरूप जुड़वा बच्चे ही नहीं पता, जुड़वा बच्चों का कंसेप्ट ही नहीं पता, तो कैसे पता लगेगा इस क्वेश्चन का आंसर? अभी बताता हूं। क्या आपको उत्तर बदलेगा यदि जन्मे हुए जुड़वा बच्चे द्विअंड यमज थे? अब द्विअंड यमज कौन से जुड़वा बच्चे होते हैं, है ना? आएगा ना दिमाग में प्रश्न? आइए, पहले तो इसका उत्तर यहां पर जो दे रखा है ना, वो यहां पर दे रखा है, उसको बाद में देखेंगे। पहले समझते हैं जुड़वा बच्चे क्या होते हैं। देखिए, जुड़वा बच्चे, हालांकि ये कंसेप्ट मैंने आपको समझाया नहीं था, बाद में आने वाला था, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप अभी समझ लें किसको, कि ये जो जुड़वा बच्चों का जो कंसेप्ट है ना, इसको अभी समझ लेते हैं। देखिए, जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। आपने देख रहे हैं ना, जुड़वा बच्चे वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते बेटा जी समरूप, और एक होते हैं असमरूप। समरूप को इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिकल, हूबहू दिखने में एक जैसे। असमरूप नॉन आइडेंटिकल, दिखने में जरूरी नहीं है बिल्कुल एक जैसे ही दिखेंगे, ठीक है। समरूप जो होते हैं उनको हम एक अंड, याद रखना, एक अंड यमज भी बोलते हैं, ठीक है। और इनको हम द्विअंड यमज भी बोलते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया कि 2 प्रकार के जुड़वा बच्चे होते हैं और उनमें हम अंतर देखने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, समझना बेटा जी इसको। मान लो ये गर्भाशय है, ठीक है। ये अंडाशय है, ये भी अंडाशय है, मान लेते हैं। एक आर्तव चक्र में एक अंडाशय से एक अंडाणु निकल रहा है, अंडाणु बनाने वाली कोशिका निकल रही है, मान लेते हैं इस दाहिने से निकली थी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये मान लेते हैं अंडाणु है। अब यहां पर आए शुक्राणु, चलो जी आए शुक्राणु, ठीक है। अंडाणु के अंदर तो एक्स, और मान लो जो शुक्राणु जाकर जुड़ा सबसे पहला, वो मान लो वाई वाला था, ये वाला जाकर जुड़ गया तो एक्स वाई,
ठीक है, अब जरा सोचिए यहां पर जो युग्मनज बनेगा, युग्मनज बनेगा या जो यमज बनेगा, यमज का मतलब क्या है? युग्मनज। याद रखना, यमज का मतलब क्या होता है? युग्मनज। तो जो युग्मनज बन रहा है, क्या वो दो बन रहे हैं? नहीं, एक ही तो बन रहा है। एक अंडे से एक अंडा बोल दीजिए, एक अंडाणु बोल दीजिए, उससे एक युग्मनज बन रहा है। चलो जी, अब मान लो इसको मैं बाहर दिखाता हूं। ये XY वाला आपका क्या था? युग्मनज बना। ठीक है, अब याद करिए, ये विभाजन करेगा तो दो कोरक खंड बनाएगा, इसमें भी XY, इसमें भी XY। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं थी। अब ध्यान से सुनना जो मैं चीज आपको समझाने वाला हूं। अगर ये दोनों कोरक खंड अलग हो जाते हैं, ध्यान से सुनना, ये खासियत ध्यान से सुनना, मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता है। अगर ये दोनों कोरक खंड अलग हो जाते हैं तो प्रत्येक कोरक खंड जो होता है, प्रत्येक कोरक खंड जो होता है वो एक युग्मनज की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? युग्मनज की तरह कार्य करता है। फिर से सुनना, वापस से सुनना, क्या बोला? हमारा बना तो एक युग्मनज था, एक अंडा निषेचित हुआ, क्या बना? एक युग्मनज। लेकिन इस एक युग्मनज से जो दो कोरक खंड बने हैं ना, अगर ये अलग हो जाए, गलती से अलग हो जाए, कोई आघात पहुंचा महिला को फिजिकली, जिससे ये क्या हो गए हैं? अलग हो गए, तो प्रत्येक कोरक खंड किसकी तरह कार्य करता है? युग्मनज की तरह। अब जरा सोचिए, ये भी युग्मनज और ये भी युग्मनज। कितने युग्मनज? दो युग्मनज, और दोनों में XY इसमें, XY इसमें। अब जरा सोचिए, दोनों यहां पर लड़के पैदा होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना, दोनों ही क्या होंगे? लड़के होंगे, और दोनों आइडेंटिकल होंगे, सेम टू सेम होंगे। अब इसी को एक और तरीके से सुनिए। मान लेते हैं Y की जगह X गया था, तो यहां पर क्या हो जाएगा? XX। तो यहां पर जो दो कोरक खंड होंगे उनमें भी XX। अब दोनों अलग हो गए तो ये भी युग्मनज, ये भी युग्मनज, अब दोनों लड़कियां होंगी। तो यहां पर समरूप क्यों बोला? क्योंकि दोनों समान है रूप से। लड़का लड़का है, लड़की लड़की है। कभी भी लड़का और लड़की समरूप जुड़वा बच्चे नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते हैं। लड़का और लड़की आइडेंटिकल ट्विंस, जुड़वा को हम क्या बोलते हैं? ट्विंस, कभी भी नहीं हो सकते। क्यों? जरा सोचिए, अलग अलग शुक्राणु थोड़ी ना गए थे। या तो X गाएगा या Y जाएगा। अगर X गया तो XX वाला युग्मनज, अगर Y गया तो XY वाला युग्मनज। युग्मनज तो एक है ना, बस उस युग्मनज से जो दो कोरक खंड बनेंगे वो दो अलग हो जाएंगे, खत्म। लेकिन यहां पर क्या होएगा देखिएगा, असमरूप में क्या होएगा देखिए। असमरूप में थोड़ी सी कहानी अलग हो जाएगी। ठीक है, ये अंडाशय, ये भी अंडाशय। ठीक है, अब हम जानते हैं एक आर्तव चक्र से एक अंडाणु निकलता है, या एक अंडाणु निकलने वाली कोशिका निकलती है द्वितीय अंडक। लेकिन अगर किसी महिला में आर्तव चक्र में कुछ अचानक से बदलाव हुआ, क्या कि एक आर्तव चक्र में इस अंडाशय से भी निकल गए और इस अंडाशय से भी निकल गए, क्या ये सामान्य परिस्थिति है? नहीं, ये एक असामान्य परिस्थिति है। असामान्य परिस्थिति है जिसमें एक अंडाणु यहां पर भी बैठा है, अब एक यहां पर भी बैठा है। ठीक है, अब मान लेते शुक्राणु आ रहे हैं, आए शुक्राणु, ये शुक्राणु इधर चला गया, ये शुक्राणु इधर चला गया, और इसमें मान लेते हैं X है, इसमें भी X है। अब जरा सोचिए, दोनों क्या होंगी? लड़की लड़की होंगी या नहीं होंगी? आप मुझे ये बताएं, कितने अंडे सम्मिलित हो रहे हैं, कितने अंडे सम्मिलित हो रहे हैं युग्मनज बनाने के लिए? एक अंडाणु कि दो अंडाणु? एक अंडा कि दो अंडा? आप बोलेंगे सर दो, इसलिए नाम क्या रहा है? द्विअंड यमज। दो अंडे सम्मिलित हो रहे हैं युग्मनज बनाने के लिए, इसलिए नाम तो ये समझ में आ गया। ठीक है, अब जरा सोचिए, X भी इधर गया, X भी इधर गया, तो दोनों लड़की लड़की हो जाएंगी। ठीक है, अगर यहां से Y गया, यहां से भी Y गया, तो दोनों लड़के लड़के हो जाएंगे। लेकिन एक और परिस्थिति भी तो है, मान लो इधर से X गया और इधर से Y गया, या इधर से Y चला गया, इधर से X चला गया, मतलब दोनों शुक्राणु अलग अलग पहुंच गए। अब जरा सोचिए,
एक लड़का और एक लड़की होंगे या नहीं होंगे। तो इस परिस्थिति में लड़का लड़का भी हो सकता है, लड़की लड़की भी हो सकती है, और लड़का लड़की भी क्या हो सकता है, ट्विंस हो सकते हैं। तो लड़का लड़की अगर हैं, सीधी सी बात है, तो वो समरूप नहीं है। समझ में आया? और वैसे भी दो अलग अलग कोशिकाएं जा रही हैं, दो अलग अलग कोशिकाएं जा रही हैं, ठीक है। तो लक्षण भी तो अलग अलग होंगे, इसलिए क्या बोलेंगे, असमरूप, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। तो ये बेटा जी हमारे जुड़वा बच्चे इस तरीके से होते हैं, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। चलें आगे, चलिए आगे चलते बेटा जी। यहां पर ये याद रखना जुड़वा बच्चों का कंसेप्ट भूलना मत, ठीक है, इंपॉर्टेंट था, बता दिया। नेक्स्ट आखिरी प्रश्न, आप क्या सोचते हैं कि एक फीमेल डॉग यानी एक मादा कुतिया जिसने 6 बच्चों को जन्म दिया, कितने बच्चों को जन्म दिया, 6, के अंडाशय से कितने अंडे मोचित हुए होंगे? अरे भैया 6 अंडे निकल रहे हैं, 6 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो 6 ही क्या निकले होंगे, अंडाणु, अंडे, सीधी सी बात है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 अंडे मोचित, खत्म, सिंपल सा था। तो ये थे बेटा जी हमारे सिंपल से 21 प्रश्न, जिसमें मैंने आपको एक कंसेप्ट भी बताया आज जुड़वा बच्चे का, ट्विंस का, वो भी जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब समय हो रहा है किसका, क्विज का। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, भ्रूण विकास की अवस्था जिस पर मानव मादा में भ्रूण रोपण होता है, यानी उस अवस्था का नाम बताइए, वो अवस्था भ्रूण की जो जाकर रोपण हो रहा था, जिसका रोपण हो रहा था। क्या तूतक का रोपण हो रहा था, युग्मनज का रोपण हो रहा था, कोरक पुट्टी का रोपण हो रहा था, या कोरक खंड का रोपण हो रहा था? सोच समझ कर आंसर दीजिए। उस संरचना का नाम जो रोपित हो रही थी। चल दूसरा प्रश्न बेटा, विदलन के लिए क्या सत्य है, विदलन के लिए क्या सत्य है? पहला, कोशिका का आकार बढ़ता है, दूसरा, कोशिका का आकार घटता है, तीसरा, भ्रूण का आकार बढ़ता है, चौथा, भ्रूण का आकार घटता है। सोचिए, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इंपॉर्टेंट है, माथा हिला देगा, सोच समझकर आंसर दीजिएगा। विदलन में क्या होता है? चलिए समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं बेटा। पहला प्रश्न था, भ्रूण विकास की अवस्था जिस पर मानव मादा में भ्रूण रोपण होता है, यानी उस अवस्था का नाम बताना है, वो संरचना का नाम बताना है भ्रूण की जो जाकर रोपण हो रही थी, जिसका रोपण हो रहा था। तूतक का हुआ था क्या? नहीं। युग्मनज का? नहीं। कोरकखंड का? नहीं। किसका? वो कोरकखंड जिन्होंने बना रखी थी, क्या? कोरकपुट्टी, ब्लास्टोसिस्ट, इसका क्या होता है? रोपण होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी? थर्ड। ठीक है, यही किया ना भैया। नेक्स्ट, विदलन के लिए क्या सत्य है, विदलन के लिए क्या सही है? सोचिए, विदलन में क्या हो रहा था, याद आ रहा है? एक कोशिका जिसने विभाजन किया, 2 कोशिकाएं बनाई। अब ये 2 कोशिकाएं जो हैं वृद्धि नहीं करेंगी, केवल गुणन करेंगी, छोटी होती जाएंगी। क्या होती जाएंगी बेटा जी? छोटी होती जाएंगी, छोटी होती जा रही हैं। इस प्रक्रिया को हमने बोला था विदलन। जहां पर विभाजन के दौरान वृद्धि नहीं होती है, केवल गुणन होता है। अब जरा सोचिए, सीधा सीधा आंसर है, कोशिका का आकार घटता जाता है। खुद देखिए ना, कोशिका का आकार पहले इतना था, और छोटा और छोटा, छोटा 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 होता जा रहा है। तो सीधा सा आंसर रहेगा क्या? कोशिका का आकार घटता है। भ्रूण का आकार थोड़ी ना घटेगा, कोशिका का आकार घट रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी आपका? सेकंड। ये था सिंपल सा क्विज। ये है बेटा जी आज का होमवर्क। सिंपल से 3 प्रश्न है, जरूर करने हैं आपने, पक्का करिएगा। और इसी के साथ हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा कौन सा, मानव जनन, पूर्ण रूप से खत्म कर दिया है। अब अगले लेक्चर में हम जो चैप्टर, जो अध्याय लेकर आएंगे, जो नया अध्याय पढ़ेंगे, उसका नाम है क्या? जनन स्वास्थ्य। जो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बच्चों स्टार्ट करेंगे क्या? जनन स्वास्थ्य। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत